तबाही मच गई है दोस्तों। 160 लोगों की मौतें हुई हैं। 160, 700 के करीब लोग लापता है। गांव के गांव उजड़ गए हैं। नेपाल बर्बाद। अमेरिका ने $550 मिलियन की मदद दी है। भारत की 50 के करीब जो सशक्त सीमा बल है, एसएसबी, फिर एनडीआरएफ, ये सारी टीम्स रेडी हैं। वो ऑलरेडी जा चुकी हैं नेपाल में मदद करने के लिए, क्योंकि हम सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिरकार नेपाल में इतने फ्लड्स आ क्यों रहे हैं। नेपाल ही इतना ज़्यादा क्यों वल्नरेबल है। नेपाल को इनलैंड सुनामी, मतलब पिछले अगर आप बात करो ना कि 2000 के बाद तकरीबन 24 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जो 14 नेपाल में ओरिजिनेट हुए, 10 जो है वो तिब्बत में ओरिजिनेट हुए। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है नेपाल में कि जब देखो डिजास्टर नेपाल में ही आता है। और ये रिवर भाई पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। जो रासुबा डिस्ट्रिक्ट है, मैंने कल बताया था कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर शुरू होती है, और अभी तो दोस्तों ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। तमिलनाडु से बहुत सारे टूरिस्ट गए थे। बलेन शाह ने कहा है, मदद मांगी है, सबसे मदद मांगी है। पीएम मोदी ने बलेन शाह से बात की है और बोला है कि हम सब साथ में हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको मदद मिलेगी। पूरी दुनिया ने शोक जताया है। यहाँ पे हिमालयन, बड़ी बड़ी हिमालयन पीक्स शुरू होती हैं, यहाँ से ट्रैकिंग होती है, तो बहुत सारे आपको फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे। तो 400 के करीब जो है वो फॉरेनर्स यहाँ पे लापता हैं। ये हालात हैं। बट आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, चलिए एक एक करके नज़र डालते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैंने दोबारा तो नहीं बोल दिया। ये एआई टूल्स का ये कोर्स कल से शुरू हो रहा है दोस्तों। कल रात 8 बजे से क्लासेस होंगी। शेड्यूल आज अपडेट हो जाएगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आखिरी के 2 दिन, मतलब आज और कल का दिन बचा है, सारे एआई टूल्स को हम कवर करेंगे। तो पहले आप रिवर सिस्टम को समझिए, उसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, हिमालयन रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके के रिवर्स है, भारत की बात कर रहा हूँ, या अगर आप चलो हिमालय की बात करते हैं, एक है पेरिनियल, जिसका पानी सालों साल बना रहेगा। जैसे हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं, सबसे बड़ी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, 2,500 किलोमीटर का इनका कोर्स है। तो इनमें एक तो बारिश का पानी और एक ग्लेशियर का पानी। आसाम क्यों डूब जाता है? ग्लेशियर से तो ब्रह्मपुत्र निकल ही रही है, ब्रह्मपुत्र उधर तिब्बत साइड से। अब याद रखिएगा, जब मैं हिमालय बोलूँ तो आप ये मत सोचिए कि इंडिया, भाई हिमालय बहुत बड़ा है। वो चाइना को कवर करता है, वो तिब्बत को कवर करता है, वो नेपाल को कवर करता है, वो भूटान को कवर करता है, वो उधर पाकिस्तान साइड भी कवर करता है। तो बहुत बड़ा है हिमालय, समझे आप। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी दिक्कत, अब ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो तिब्बत से निकलती हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ज़ांगज़ांगबो ग्लेशियर है, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़ांगज़ांगबो ग्लेशियर है। 2 रिवर, जो अभी पर्टिकुलर रिवर में प्रॉब्लम आई है, वो कौन से रिवर है? तो ज़ांगज़ांगबो से एक रिवर निकलती है, पोइक, ठीक है, हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ऐसे पोइक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जाके लिमिचुमी लेक है, लिमिचुमी लेक में पानी इकट्ठा होता है। फिर ये आगे जाती है और नेपाल में एंटर करती है। और जब ये नेपाल में एंटर करती है तो इसी को भोते, जो है ना, जो रिवर की हम बात करें, भोते काशी रिवर जो है, कोशी रिवर जो है, वो बोला जाता है। फिर आगे जाके एक पूरा सन कोशी रिवर सिस्टम है, और अल्टीमेटली सब गंगा में मिलके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। यानी कि एक रिवर आपकी जो भोते कोशी सिस्टम है, जहां पे ये रासुवा डिस्ट्रिक्ट से जाएगी, तो जहां पे ये नदी निकल रही है, ये इस नदी में पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और त्रिशूली, उसमें भी अभी बात करेंगे। तो एक ये नदी का जो ओरिजिन सोर्स है वो तिब्बत में है। अब बताया गया है कि तिब्बत में बहुत भयंकर बारिश हुई। अच्छा, तिब्बत में सेम चीज़, यहाँ पे तिब्बत में एक है। अब ये तो एक रिवर सिस्टम हो गया, एक नदी की बात हो गई, ठीक है। दूसरी जो नदी है वो है त्रिशूली। अब त्रिशूली के लिए भारत को थोड़ा सा अलर्ट पे रहना है। क्यों रहना है भाई? ये आपका सैंगपो अगेन तिब्बत में है। फिर सैंगपो से ये लेंडे खोले ये रिवर है, ठीक है, ये तिब्बत में है। और उसके बाद ये दोनों मिलकर बनाती हैं त्रिशूली रिवर, जिसको नारायणी रिवर भी बोला जाता है यहाँ पे जब भारत में आती है, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत की, यहाँ पे ये 2 नदियां हैं, और ये 2 नदियां बिल्कुल आसपास है। जो 2 रिवर सिस्टम है, 2 अलग अलग रिवर सिस्टम है, ठीक है, लेकिन दोनों एकदम आसपास हैं, एकदम। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि त्रिशूली रिवर में 10 मिनट में 9 मीटर पानी बढ़ गया। 10 मिनट के अंदर अंदर इतना पानी कहां से आ गया? और उसके बाद पूरा का पूरा रासुवा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बह गया। बट हाउ डिड इट हैपन? तो यहां पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। सबसे पहली चीज यहां पे बोला जा रहा है कि यहां एवलांश,
अब एवलांच का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हो सकता है कि पानी आ रहा हो, ठीक है, रिवर हिमालय में पानी बह रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, बड़े रॉक ने उसको रोक लिया, कोई एवलांच है, मतलब ऐसा रोक के रखा हुआ है, ठीक है, एवलांच आ गया, रोक के रखा हुआ, समझ गए ना, कि पूरा मास जो है वो बर्फ का ऐसे रोक, क्योंकि पूरा ये पहाड़ों से आ रहा है, रोका, अब ये पानी आता रहा है, पानी तो आ ही रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एक टाइम पे ऐसा क्या होगा कि वो फट जाएगा, वो पूरा पानी फाड़ते हुए निकलेगा, रॉक को तोड़ते हुए निकलेगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि प्रोबेबली ये हुआ होगा, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट हुआ है, वो पानी को ब्लॉक करके रखा हुआ है एवलांच की वजह से, और उसके बाद फिर पानी पूरा नीचे आया है। दूसरा, एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा हो सकता है नदी में गिर गया हो, बहुत, क्योंकि जो रेनफॉल हुई है रासुवा में, दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स आमतौर पे ज़्यादातर बोला जाता है कि रेनफॉल की वजह से होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, एकदम से खूब सारा पानी आ गया, तो इतनी रेनफॉल तो नहीं हुई कि फ्लैश फ्लड्स आ जाए, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा या पत्थर कोई बहुत बड़ा एकदम वो गिर गया हो पानी में, और उसके बाद पानी डिस्प्लेस होगा, जाहिर सी बात है, और फिर डिस्प्लेस होकर वो सीधा नीचे आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी बताई जा रही। तीसरी पॉसिबिलिटी अर्थक्वेक की भी है कि यहाँ पे भूकंप भी, स्पेशली तिब्बत साइड में लगभग 4.2, और इधर जो जिलोंग और जांगमू, यहाँ पे भी लगभग 5.5 की तीव्रता के भूकंप आए थे, जो नेपाल साइड है। तो ये भी बताया जा रहा है कि भूकंप की वजह से भी इनलैंड सुनामी को उसने ट्रिगर किया, और क्योंकि हिमालयन रीजन है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, और एकदम से पानी आ गया। अब जब ये पानी आया, लगभग के लगभग 20 ब्रिज तबाह हो गए, जो मैं नुवाकोट और जो रासुवा को सड़क जोड़ती थी खत्म हो गई। वो मिनटों में, आपने सीसीटीवी फुटेज देखी आपने कि एक पूरा जो ऑफिस था, ठीक है, और वो पानी बहा ले गया। नेचर के सामने आपकी क्या औकात है। नेपाल बर्बाद, मतलब आप समझ रहे हो कि पूरा शहर बर्बाद हो गया यार, पूरा शहर खत्म हो गया, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया। 80 से 100 किलोमीटर, भले ही काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन 80 से 100 किलोमीटर के करीब एरिया इफेक्ट हुआ है। ये जहां से नदी जा रही है वहां पे प्रलय लेकर आ रही है, समझे आप। 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, 8, 354 मेगावाट बिजली ये जनरेट करते थे, ठप्प पड़े हुए हैं इस वजह से। हर कोई मदद कर रहा है, हर किसी ने शोक जताया है, भले इंशाल्लाह अपना चश्मा कभी नहीं उतारेंगे, लेकिन उन्होंने मदद मांगी है, ये चीज है। इंडिया पे आ जाओ, यूपी और बिहार क्यों अलर्ट पर हैं। देखो यूपी की बात, अगर पहले बिहार की बात करूं तो मैंने क्या बताया कि त्रिशूली नदी जो है वो अल्टीमेटली गंगा में, दोनों नदी सिस्टम गंगा में मिलते हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गंडक नदी है, त्रिशूली नदी आएगी यहाँ पे मिलेगी, गंडक नदी और नारायणी नदी ये यूपी में। तो गंडक नदी जो है वो बिहार, मुजफ्फरपुर हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, वैशाली हो गया, गोपालगंज हो गया, ये जिले हैं। यहां पे ये नदी आएगी, नेपाल से बिहार बॉर्डर तबाही मचा सकती है। 36 गेट खोल दिए गए हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा सके। पूरा बिहार अलर्ट पर है दोस्तों, और बिहार में वैसे ही फ्लड्स की सिचुएशन है। कोसी को सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, और ज़्यादातर जो नदियां हैं वो कहां से आ रही हैं, वो नेपाल से ही तो आ रही है, तिब्बत से होते हुए, नेपाल से होते हुए बिहार। आप लेटे हुए खटिया के नीचे से नदी बहने लगती है, वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है। क्यों कोर्स चेंज होता है? यही डेब्रिस की वजह से, क्योंकि भाई लगातार पत्थर टूट रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। हिमालय बहुत ही वल्नरेबल, अभी यंग है, वो बूढ़ा नहीं हुआ है। साउथ में जब आप जाएंगे तो साउथ में तो जो माउंटेन रेंजेस है, विंध्यन हो गया, सतपुड़ा हो गया, वो सब बूढ़ी हो चुकी है, वहां पे ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी भी हर साल 21 मिलीमीटर तक हिमालय ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा इनफैक्ट रीजन है। इंडियन प्लेट ऊपर बढ़ रही है, 2 प्लेट जो है वो कोलाइड हो रही है, तिब्बतन और इंडियन ऐसे, और हिमालय और बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ढेरों भूकंप आने लाजमी है, आएंगे ही, कुछ नहीं कर सकते आप। ये चीज है। यूपी में सेम कुशीनगर हो गया, वहां पे कुशीनगर हो गया, और भी जो बॉर्डर एरियाज हैं उन पर अलर्ट, क्योंकि नारायणी रिवर यहाँ से निकलती है तो दिक्कत हो सकती है, पानी यहाँ पे आ सकता। तो योगी आदित्यनाथ ने भी मीटिंग की और बोला कि सारे सिस्टम्स को अलर्ट पर रखिए, दिक्कत है महाराजगंज और कुशीनगर में स्पेशली। अब ये तो बात हुई तबाही की, और दोस्तों टू बी वेरी फ्रैंक, आप मान के चलिए कि इसमें बहुत सारे लोगों के भी तो पता, इतने सारे मिसिंग है ना, वो बहुत मुश्किल है उनका बचना।
भगवान करे हम सबके साथ है कि कम से कम कैजुअलिटी हो, लेकिन नेचर के सामने किसी की चली नहीं है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बहुत लोग गए थे, लेकिन अब देखिए क्या हो गया। फिर उसके बाद आखिरकार क्यों नेपाल में ही तबाही आती, क्योंकि नेपाल, मैंने एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम का बताया कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है नेपाल में, और जो हिमालय है वो यंग है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसलिए पर्टिकुलर नेपाल जो है वो वल्नरेबल है। क्योंकि जब तक हिमालय बढ़ेगा, जब तक हिमालय स्टेबल नहीं होगा, जिसको अभी करोड़ों साल लगेंगे, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ ऐसे एक 2015 में 9,000 लोग मारे गए थे नेपाल में, इतना डेडली अर्थक्वेक आया था, आपको याद होगा। ऐसे ही सेम जो इस बार हुआ ना, पिछले साल भी यही रिवर सिस्टम में बहुत सारा पानी आ गया था, दिक्कत हुई थी। अब 1980s में, 1981 टू बी प्रिसाइज, उस समय भी एक ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब फ्लैश फ्लड्स आए थे और पूरा नेपाल जो है बह गया था। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों, अगर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की माने तो यहां पे 3,624 ग्लेशियल लेक्स हैं कोशी, गंडकी, करनाली बेसिन्स पे। 3,000, लगभग 3,500 के करीब ग्लेशियल लेक्स हैं। अब इनमें से एक 3,000, 3,500 की बात कर रहा हूं, एक भी अगर फटी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। देखिए, नेपाल जो है भाई उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करता है, बिहार से, तो अगर नेपाल पे इफेक्ट होगा तो भाई यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इन सब पर भी बहुत बड़ा असर आएगा, समझ रहे आप। और तिब्बत साइड में भी काफी तबाही हुई है, वहां पे भी 265 लोग मिसेंगे, ये भी आपको बता दूं। 47 डेंजरस है, और 25 जो हैं वो नेपाल के अंदर हैं। तिब्बत के अंदर जो हैं, नहीं सॉरी, 25 तिब्बत के अंदर हैं, 21 नेपाल के अंदर है, और एक इंडिया है। यानी कि 3,500 जो ग्लेशियर लेक्स है, उसमें से 47 बहुत खतरनाक है, जिसमें 25 जो हैं वो नेपाल में है, 21 तिब्बत में है, और एक इंडिया में है। उस वजह से भी बड़ी दिक्कत। और ये सब देखिए डाउन स्ट्रीम है ना, जो वैली है ये डाउन स्ट्रीम है। ये जो नदियाँ आती हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और काफ़ी तबाही लेके आती है। एक और बहुत बड़ा सवाल जो हमको पूछना चाहिए, क्या चाइना ने नेपाल को वार्न किया? क्योंकि देखिए, तिब्बत से नदियाँ आ रही है, तिब्बत किसके अंडर है? चाइना के अंडर है। जवाब है नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट यहाँ पे है। बॉर्डर सिक्योरिटी ने वार्निंग दी थी नेपाल को कि ऐसा कुछ हो सकता है। फोरकास्टिंग नहीं, जो चाइना का फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो चाइना ने वार्निंग ही नहीं दी। जो हम नेपाल बहुत चाइना करता है ना। जुलाई 2025 डिजास्टर्स के बाद जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेपाल हैं, उन्होंने $36 मिलियन का एक यूएन क्लाइमेट फंड जो है वो अप्रूव किया गया, ताकि जो नेपाल का ग्रोइंग थ्रेट है यही डिजास्टर को लेकर, ये रिड्यूस हो सके। और ये चाइना के साथ कोलैबोरेट किया कि चाइना जो है इनको इंफॉर्मेशन देगा, बट ऐसा हो नहीं रहा। अब या तो चाइना का सिस्टम ही बहुत बेकार है, या तो चाइना को ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या बताना है क्या नहीं बताना है, या फिर शायद कुछ और बात है। एक और मैं इसके बाद लेक्चर करूंगा कि भारत बहुत बड़े खतरे में है। एक्सपर्ट ने बोला कि चाइना की वजह से भारत में फ्लड्स आ सकता है, उसकी भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेपाल में इतनी ज़्यादा तबाही आई है। और दोस्तों, ये आगे भी आ सकती है, ये आगे भी आएगी। ऐसा नहीं है कि ये खतरा टल गया। बहुत ज़बरदस्त वेदर सिस्टम्स आपको चाहिए, आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। और अब आपको सर्वे और एनालाइज करना पड़ेगा कि वल्नरेबल रीजन्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे ये एवलांचे वाला हिसाब किताब है। और वहाँ पे अब अलर्ट जारी करना पड़ेगा, आपको नए सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर लोग अपनी जान बचा सके। बट यहाँ पे ये चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है, और नेपाल वल्नरेबल रहेगा, ये चीज़ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, ये भी बता दूँ। अच्छा, ये तो मैंने चलिए आपको बता ही चुका हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, जो भी अपडेट होगा, दुखद है बहुत कुछ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल हमारी AI टूल्स की क्लास शुरू होगी, आप इसको अवेल कर सकते हैं कोर्स को। थैंक यू सो मच।